अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम मसहफ़ नावल की किस्त नंबर 9 रीड करने वाले हैं। मसहफ़ नावल को लिखा है निम्रा अहमद ने। तो इससे पहले इसकी 8 अक़सात मेरे चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं। अगर आप देखना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं तो वो चैनल विज़िट कर लें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। शुक्रिया। तो तुम्हें कब तक जाना होगा मोहम्मद? आगा जान ने पूछा तो यकदम फिर से हाल में सन्नाटा छा गया। चमचों की आवाज़ रुक गई। बहुत सी गर्दनें इसकी तरफ मुड़ी। इसने सर उठाया। सब इसकी तरफ मतवज्जा थे। अगस्त के एंड तक, यानी तुम सितंबर के पहले तक नहीं होगी? नहीं। क्या मतलब? आगा जान चौंके। मैं नहीं जा रही। इसने चम्मच वापस प्याले में रखा और नैपकिन से लब साफ करने लगी। क्या मतलब? तुम इतना बड़ा स्कॉलरशिप छोड़ दोगी? फिज़ा चाची ने तहरीर से कहा था। मैं छोड़ चुकी हूँ। मगर क्यों? वो नैपकिन एक तरफ रख कर खड़ी हुई। क्योंकि हर जगह रुकने के लिए नहीं होती। अगर मैंने इस नहर से पानी पी लिया तो मैं सारी ज़िंदगी बैठी रह जाऊंगी और तालूत का लश्कर दूर निकल जाएगा। बाज़ हलाल चीज़ें किसी ख़ास वक़्त में हराम हो जाती हैं। अगर इस वक़्त आप अपने नफ्स को तरजीह दें तो खैर का काम करने वाले लोग दूर निकल जाते हैं। मैं नहर पर सारी उम्र बैठी नहीं रहना चाहती। मुझे वो दाऊद बनना है जो जालूत को मार सके। वो सोच कर रह गई और कहा तो बस इतना, मुझे भी कुरान पढ़ना है, और तेज़ तेज़ कदम उठाती बाहर निकल गई। शाम की ठंडी हवा अपनी ले पर बह रही थी। वो टेरेस पर कुर्सी डाले दूर आसमान को देख रही थी, जहाँ शाम के परिंदे अपने घरों को उठते जा रहे थे। टेरेस से सामने वालों का घर नज़र आता था। इन्हीं ब्रिगेडियर साहब का घर जिनकी कुरान ख्वानी ने इसने एक दिन देखी थी। कुरान को भी पता नहीं क्या क्या हम लोगों ने बना दिया है। इसने किसी ख्याल के तहत कप साइड पर रखा और उठी। अभी मुड़ी ही थी कि सामने फवाद का चेहरा दिखाई दिया। वो घबरा कर एक कदम पीछे हटी। वो अंदर खुलने वाले दरवाजे पर खड़ा था, सीने पे हाथ बांधे, लब भींचे इसे देख रहा था। तुम मुझसे कतराती फिर रही हो, अलाना के जानती हो मेरा कसूर नहीं है। वो चुप रही। कल दोपहर 3 बजे मैं तुम्हारा टॉप पे इंतज़ार करूँगा। मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। आई होप कि तुम ज़रूर मेरी बात सुनने आओगी। वो कहकर एक तरफ हो गया। मोहम्मद का रास्ता खुल गया। वो बिना इसे देखे तेज़ी से दहलीज पार कर गई। एक कसम थी जो इसने खा ली थी, वो इसे तोड़ नहीं सकती थी। और इस लम्हे सीढ़ियाँ उतरते इसे महसूस हुआ कि शायद वो इस किस्म के बोझ से अब निजात चाहती है। अब इससे वो कसम निभाई नहीं जा रही। बस अगर एक दफ़ा वो फवाद से बाहर मिल ले तो क्या हो जाएगा? बस एक दफ़ा। कल दोपहर 3 बजे। नहीं, मैं कसम नहीं तोड़ूंगी। इसने घबरा कर सर झटका। इसके अंदर की सोचें इसे वहशत ज़दा करने लगी थी। फिर इसे याद आया वो टेरेस से भला क्यों नीचे आने लगी थी। और हाँ, वो कुरान ख्वानी वाला घर। वो कुछ सोच के घर से बाहर आई। साथ वाला बंगला बेलों से ढका खूबसूरत बंगला था। इसने गेट के साथ नस्ब बेल पर हाथ रखा। दुपट्टा शाल की तरह कंधे के गिर्द लपेटे, ऊंची कसी हुई पोनी टेल इधर उधर झिलाती वो इर्द गिर्द का जायज़ा ले रही थी। कदमों की छाप सुनाई दी और फिर गेट खुला। इसी मुलाजिम की शक्ल नज़र आई। जी, ब्रिगेडियर साहब घर पर हैं? नहीं, आप कौन? मैं मोहम्मद इब्राहिम हूँ, साथ वाले घर में रहती हूँ। आगा हाउस में? ये कुछ पम्फलेट्स हैं, ब्रिगेडियर साहब को दे देना, वो पढ़कर मुझे वापस कर दें। मैं इनसे वापस लेने ज़रूर आऊँगी। ये ज़िम्मेदारी मैं तुम्हें दे रही हूँ, और ज़िम्मेदारी अमानत होती है। अगर अमानत में ख़यानत की तो पुलसरात पार नहीं कर पाओगे, समझे? चंद मफलर्स और कार्ड इसे थमा कर इसने तनबीह की तो मुलाजम ने घबरा कर अच्छा जी कहकर सर अंदर कर लिया। वो शाम, वो रात और अगली सुबह बहुत कठिन थी। वो लम्हा भर को भी ना सो सकी थी। सारी रात बिस्तर करवटें बदलती गुजरी। मुस्तकबिल बहुत से अंदेशों में लिपटा हुआ नज़र आ रहा था। वो क्या करे, किससे मशवरा करे, किससे पूछे? और जवाब तो इसे सोचने की ज़रूरत ही ना थी। जब सुबह के करीब इसने कसम तोड़ने का सोचा
تو بستر سے نکلی اور معاملہ اللہ پر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ کل ان کے کلاس میں سورہ بقرہ ختم ہوئی تھی اور آج آل عمران شروع ہونا تھی۔ غالباً پہلی 11 آیات پڑھنی تھی۔ اسے پکا یقین تھا کہ کوئی حل آج کے سبق میں موجود ہوگا، سو اس نے آج کی آیات کھول لی۔ پھر ان تمام آیات کو اس نے 2-3 دفعہ پڑھا۔ دل میں عجیب سی بے چینی پیدا ہوئی۔ وہاں کوئی ذکر نہ تھا، نہ قسم کا، نہ قسم توڑنے کا، نہ کفارے کا۔ کفارہ؟ وہ چونکی۔ تو کیا میں قسم توڑنا چاہتی ہوں؟ ہاں، دل نے واضح جواب دیا۔ تو اس نے خود سے نگاہیں چرا کر مصحف بند کر دیا اور اوپر رکھ دیا۔ فرشتے ایک فائل پر سرسری نگاہ ڈالتے کوریڈور سے گزر رہی تھی جب وہ پھولی سانس کے تقریباً دوڑتی ہوئی اس کے سامنے آئی۔ فرشتے، مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ فائل کے صفحے کا کنارہ فرشتے کی انگلیوں میں تھا۔ اس نے سر اٹھایا۔ السلام علیکم، کیا بات ہے؟ وعلیکم السلام۔ وہ پھولی سانسوں کے درمیان تیز تیز بول رہی تھی۔ وہ ایک فتویٰ لینا ہے۔ میں مفتی نہیں ہوں، مگر بس ایک فقہی مسئلہ ہے، ضرور پوچھنا، مگر آج کی تفسیر سن لو۔ اس میں ہے تمہارا مسئلہ۔ محمل کو جھٹکا لگا۔ آپ کو میرے مسئلے کا کیسے پتہ ہے؟ ارے نہیں، مجھے تو آج کی آیات کا بھی نہیں پتہ۔ میڈم مصباح لیتی ہیں نا آج کل آپ کی کلاسز۔ پھر آپ کو کیسے پتہ؟ کیونکہ یہی ہمیشہ ہوتا ہے۔ تفسیر کا ویٹ کر لو، تمہارا مسئلہ کلیئر کٹ لفظوں میں آ جائے گا۔ اس نے فائل کا صفحہ پلٹا اور سرسری سا اوپر نیچے دیکھنے لگی۔ مگر میں نے آج کی آیات پڑھ لی ہیں، ان میں میرا مسئلہ نہیں ہے، مجھے پتہ ہے۔ صبر لڑکی، علم صبر کے ساتھ آتا ہے۔ تفسیر کے بعد پوچھ لینا، مگر اس کی یقیناً نوبت نہیں آئے گی۔ وہ ہلکا سا اس کا گال تھپتھپاتی فائل دیکھ کے آگے بڑھ گئی۔ محمل نے اپنے گال کو چھوا اور پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ یہ کبھی نہیں ہوا تھا وہ جو سوچے وہ قرآن میں لکھا نہ ہو۔ لوگ اس کی بات نہیں سنتے تھے تو توجہ نہیں کرتے، اگر توجہ نہ بھی کرتے تو سمجھتے نہیں تھے۔ اور ایک قرآن تھا، اسے کہنے بھی نہیں پڑتا تھا، اور وہ دل کی بات دھیان سے سنتا، توجہ کرتا، سمجھتا اور پھر دانائی اور حکمت کے ساتھ اسے سمجھاتا تھا، اور اس جیسا کوئی نہ سمجھاتا تھا۔ مگر اسے لگا آج کی آیات میں ایسی کوئی بات نہیں تھی جو اس سے متعلق ہو۔ بہت بے دلی اور رنج سے اس نے سپارہ کھولا۔ وہ سفید چادر پر 2 زانو ہو کر بیٹھی تھی۔ سامنے ڈیسک پر سپارہ کھلا پڑا تھا۔ ایک طرف رجسٹرڈ تھا، جس کی طرف جھکی وہ تیزی سے لکھ رہی تھی۔ محکمات وہ آیات تھی جن کا مطلب ہم سمجھ سکتے ہیں، مثلاً احکامات، اس دنیا کی باتیں، دنیا کے کسی باغ کی مثال، تاریخی واقعات اور متشابہات وہ آیات تھیں جو ہم تصور کر سکتے۔ ان پر ایمان بالغیب لانا ضروری ہے، مثلاً جنت، دوزخ، اللہ کا ہاتھ، فرشتوں کی ہیئت۔ مشابہات کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، اور جو پڑھے اس سے دور رہنا چاہیے۔ میڈم مصباح یہی سمجھا رہی تھی، سست روی سے تمام پوائنٹ رجسٹر پر لکھ رہی تھی۔ متشابہات پر ایمان بالغیب ایسا ہونا چاہیے جیسے میڈم کی آواز ہال میں گونج رہی تھی، جیسے اگلی آیات میں ذکر ہے، راسخون فی العلم ان پر ایمان لاتے ہیں۔ اب یہ راسخون فی العلم کون ہوتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے طالب علم، ایک صاحب علم۔ اس سے بڑا درجہ راسخ علم والے کو ہوتا ہے۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ راسخون فی العلم کون ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جو قسم پوری کرتے ہیں۔ محمل کے ہاتھ سے پین گر پڑا۔ سیاہی کے چند چھینٹے چادر کو بھگو گئے۔ میڈم آگے بھی کہہ رہی تھی، جن کے دل مستقیم ہوں۔ گائز سیریسلی اتنی سی بات جب میں نے پڑھی ہے تو میرے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ واقعی قرآن پاک شاید ہم لوگ اس ڈیٹیل سے پڑھتے نہیں ہیں، شاید اسی وجہ سے یہ ناول شاید میرا سب سے فیورٹ ناول ہونے والا ہے۔ سیریسلی بہت ہی زبردست ناول ہے۔ آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ مگر وہ یک ٹک پھٹی آنکھوں سے سپارے پہ لکھے راسخون فی العلم کے الفاظ کو دیکھے جا رہی تھی۔ ایک ہی تکرار اس کے کانوں میں گونجے جا رہی تھی،
وہ جو قسم پوری کرتے ہیں وہ بس سکتے کی کیفیت میں سپارے کو دیکھے جا رہی تھی۔ راسخون فی العلم، سپارے کے الفاظ دھندلا گئے، اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ صدیوں پہلے عرب کے صحراؤں میں کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ پختہ علم والے کون ہوتے ہیں، اور تب انہوں نے بتایا تھا کہ وہ جو قسم پوری کرتے ہیں۔ اسے لگا صدیوں پہلے کہی گئی بات کسی اور کے لیے نہیں، صرف اسی کے لیے تھی۔ وہ انگلیوں کے پوروں سے ان 3 الفاظ کو بار بار چھو رہی تھی، انہیں محسوس کر رہی تھی۔ آنسو اس کی گالوں سے لڑک کر گردن پر پھسل رہے تھے۔ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اس نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ قسم کھانا ناپسندیدہ تھا، مگر اب وہ اسے ہمیشہ نبھاتی تھی اور جانتی تھی کہ یہی اس کے لیے بہتر ہے۔ اس روز وہ 3 بجے سے پہلے ہی گھر آ گئی تھی۔ وہ صبح بہت زرد سی طلوع ہوئی تھی، آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی۔ آج اس نے اونچی پونی کی بجائے سادہ سی چوٹی بنائی تھی، شفاف سے چہرے پر ذرا سی اسمردگی چھائی تھی۔ وہ چند لمحے خود کو دیکھتی رہی، پھر سیاہ چادر سر پر رکھی اور ٹھٹری تک لپیٹ کے بالکل دوسرے کندھے پر ڈالی۔ آج اسے گواہی دینی تھی، فواد کے خلاف یا اپنے خلاف۔ لاؤنج میں تینوں چچا انتظار کر رہے تھے۔ کلف لگے سفید شلوار قمیض میں آغا جان کمر پر ہاتھ باندھے ادھر ادھر بے چین سے ٹہل رہے تھے۔ اسے راہداری سے آتا دیکھا تو رک گئے۔ چلیں؟ وہ سپاٹ چہرہ لیے ان کو دیکھے بغیر دروازے کی طرف بڑھی اور اسے کھول کر باہر نکلی۔ وہ سب اکٹھے باہر نکلے۔ گیٹ کھلا، یکے بعد دیگرے دونوں گاڑیاں پورٹ سے باہر سڑک پر رواں دواں تھیں۔ اس اونچے گھر کی بہت سی کھڑکیوں سے بہت سی عورتیں انہیں جاتا دیکھ رہی تھیں۔ گاڑیاں گم ہو گئی تو لڑکیوں نے پردے چھوڑ دیے۔ زرد سی راہداری میں وہ سمٹی سمٹائی نگاہیں نیچے کیے آغا جان کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ ادھر ادھر پولیس والے، وکلا اور کتنے ہی لوگ گزر رہے تھے۔ بہت وحشت ناک جگہ تھی وہ۔ اس سے سر نہیں اٹھایا جا رہا تھا۔ بس لمحے بھر کو اس نے چہرہ اوپر کیا تو کوریڈور کے اختتام پر وہ کھڑا تھا، اپنے کسی سپاہی کو کھڑتے تیور لیے، غصے سے کچھ کہتا۔ یونیفارم میں ملبوس، سر پر کیپ، وہ بہت وجیح تھا اور زندگی میں پہلی دفعہ محمل کو اس پر غصہ نہیں آیا تھا۔ اسے تمام لوگوں میں ایک وہی اپنا ہمدرد لگا تھا۔ اس نے نگاہیں جھکا لی۔ کوریڈور کے موڑ کے قریب ہی تھا جب ہمایوں کی نگاہیں اس پر پڑی اور وہ ٹھہر گیا۔ آغا کریم کے بائیں کندھے کے پیچھے چھپی ہوئی گردن جھکائے آئی سیاہ چادر میں لپٹی لڑکی جس کے چہرے پہ زمانوں کی تھکن رقم تھی۔ اس نے سر نہیں اٹھایا۔ وہ اسے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ اس کے قریب سے سر جھکائے گزر گئی۔ ہاں، آغا کریم نے ایک متنفر نگاہ اس پر ضرور ڈالی تھی۔ وہ اب گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ شاید وہ اس کی آنکھیں دیکھنا چاہتا تھا، انہیں پڑھنا چاہتا تھا۔ کوریڈور کے درمیان میں اچانک اس سیاہ چادر والی لڑکی نے گردن پیچھے موڑی۔ دونوں کی نگاہیں لمحہ بھر کو ملی۔ محمل کی آنکھوں میں زمانے بھر کی تھکن اور دکھ تھا۔ پھر اس نے چہرہ موڑ لیا اور اس طرح سر جھکائے اپنے چاچاؤں کے ترغے میں آگے چلی گئی۔ کمرہ عدالت میں وہ قطار کے بائیں نشست پر سب سے آخر میں بیٹھی تھی۔ آغا جان اس کے دائیں طرف تھے، اس کے بائیں طرف کچھ نہ تھا، قطار خالی تھی۔ وہ سر جھکائے ساری کارروائی سنتی رہی۔ اس سے نظر تک نہ اٹھائی جاتی تھی، یوں جیسے ہر کوئی اسے ہی دیکھ رہا ہو۔ وہ پھر ایک ساتھ کو اس نے جیسے ہی سر اٹھایا، وہ دوسرے اسٹینڈ پر بیٹھا گردن ترچھی کیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ ہمایوں کی نگاہوں میں سوال تھے، چپتے ہوئے پریشان کن سوال۔ اس سے زیادہ دیر دیکھا نہیں گیا۔ وہ گردن موڑ کر آغا جان کو دیکھنے لگی جو لب بھیجے وکلا کے دلائل سن رہے تھے۔ نگاہوں کے ارتکاز پر چونک کر محمل کو دیکھا۔ کیا وہ جس طرح انہیں دیکھ رہی تھی وہ ذرا سی الجھے؟ جائیداد میں میرا حصہ مجھے مل جائے گا؟ اس نے سرگوشی کی، نگاہیں ان پر سے ہٹائے بغیر۔ ہاں، کیوں نہیں؟ یہیں اگر میں پوچھتی کہ کیوں نہیں تو کیا مطلب؟ میں ابھی جا کر ہمایوں داؤد کے خلاف بیان تو دوں تو کیا گارنٹی ہے کہ آپ مکر نہیں جائیں گے؟ تمہیں مجھ پہ شک ہے؟ اگر ہے تو آغا جان کے ماتھے پر غصے کی لکیر ابھری، جیسے وہ ضبط کر گئے۔ تو اب کیا چاہتی ہو؟ اس نے کالی چادر میں سے بیگ نکالا، زپ کھولی اور ایک کاغذ اور پین نکال کر ان کے طرف بڑھائے۔
मेरी तरफ फैक्ट्री में शेयर की कीमत 9 करोड़ के लगभग है। बाकी का हिसाब मैं अभी नहीं मांग रही। यह आपकी चेक बुक का चेक है। रकम मैंने भर दी है, आप साइन कर दें। इसने के सामने किया पेन इनके सामने किया। वो कभी इसको देखते कभी पेन को। आगा जान मोहम्मल बच्ची नहीं है। आप मुझसे मेरी आखिरत खरीद रहे हैं। अगर मैंने झूठी गवाही दी तो पुल पार करने से पहले ही गिर जाऊंगी। अगर गिरना है तो कुछ वर्थ तो होनी चाहिए ना। आप ये साइन करें, मैं अभी जाकर झूठी गवाही देती हूँ ना। इसने पेन और चेक इनके हाथ पर रखा। इस हाल में कोई मेरे इशारे का मुंतजिर है। मैं चेक साइन करवा कर अभी इसे बैंक भेजती हूँ। जैसे ही चेक कैश होगा वो मुझे सिग्नल करेगा, तब मैं गवाही दे दूंगी, वरना नहीं। उन्होंने चेक को एक नज़र देखा और फिर पेन को। दूसरी तरफ मोहम्मल का नाम पुकारा गया। वो इन्हें मुतनिब्बा निगाहों से देखती उठी और सर उठाए पूरे एतमाद से कटहरे की तरफ बढ़ी। आगा करीम कभी चेक को देखते और कभी इसे, जो कटहरे में खड़ी थी और इसके सामने गिलाफ पर लिपटा कुरान लाया गया था। वो निगाहें इन पे जमाए पलक झपके बगैर कुरान पर हाथ रखकर चंद फिक्रें दोहरा रही थी। उन्होंने आखिरी बार चेक को देखा और फिर तेश में आकर इसे मरोड़ कर 2 टुकड़े किए। महमल तरखी से मुस्कुराई, सर झटका और वकील की तरफ मतवज्जा हुई। वो इससे कुछ पूछ रहा था। फवाद की ज़मानत मंसूख हो गई है। इसके खिलाफ सबूत बहुत से थे। वो वापस जेल भेज दिया गया। वापसी का सफ़र बहुत खामोशी से कटा। आगा जान की लैंड क्रूज़र की पिछली सीट पर बैठी बहुत खामोशी से सारा रास्ता बाहर देखती आई थी। जब गाड़ी पोर्च में रुकी तो वो सबसे पहले उतरी। लॉन में बहुत सी औरतें इनकी तरफ बढ़ी थीं। क्या हुआ? वो किसी को देखे बगैर तेज़ी से चली गई। इस एहसान फरामोश लड़की ने फवाद के खिलाफ गवाही दी थी। जलील ना हो तो, मगर फ़िक्र की बात नहीं है, वो जल्द बाहर आ जाएगा। केस इतना मजबूत नहीं है। गुफरान चाचा और असद चाचा इन्हें तसल्ली देने लगे, मगर ताई महताब का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। हाय मेरा फवाद! वो सीने पर 2 हत्थड़ मार ऊंचा ऊंचा रोने लगी। रोते रोते वो लुढ़कने को थी कि फिज़ा और नाइमा ने बढ़कर इन्हें सहारा दिया। पल भर में लॉन में कहराम मच गया था। अपने कमरे में पर्दे को हाथ में पकड़कर ज़रा सी झरी से देखती वो पुरसुकून खड़ी थी। काली चादर सर से फिसल कर पीछे गर्दन पर पड़े बालों में फिसल गई थी। भूरे बाल चेहरे के अतराफ में घिरे थे। वो कांच सी सुनहरी आंखें सुकेड़े पुरसोच निगाहों से बाहर का मंजर देख रही थी। वो सतून से टेक लगाए नंगे पांव घास पर रुके बैठी थी। जूते साथ उतरे पड़े थे। सफ़ेद शलवार कमीज़ और सर पर पिंक स्कार्फ कस कर बांधे वो गर्दन झुकाए दोनों हाथों में छोटा कुरान लिए पढ़ रही थी। इसे सूरह कहफ पढ़नी थी। आज जुमा था। अस्सलामु अलैकुम। सायरा आहिस्ता सी आई और इसके साथ पाँव लटकाकर सीढ़ी पर बैठी। इसने सफ़े का किनारा पकड़े सर के इसबात से जवाब दिया और सफ़ा पलटा। रबी अपनी गोद में रखी असाइनमेंट कंप्लीट हल करने लगी। गेट के करीब फरिश्ते खड़ी थी। एक लड़की से बात कर रही थी। वो लड़की मिनमनाती हुए कुछ कह रही थी, मगर फरिश्ते नफ़ी में सर हिला रही थी। इसका अज़ली पुरअतमाद मजबूत और 2 टोक मगर नरम अंदाज। क्या कर रही हो सारा? फरिश्तेबाजी की असाइनमेंट कर रही हूँ। फरिश्तेबाजी ने दिया? उलझ कर सर उठाया। ये दीन और मज़हब में क्या फ़र्क होता है? दीन रिलीजन को कहते हैं, जैसे इस्लाम, और मज़हब किसी भी दीन के किसी स्कूल ऑफ थॉट को कहते हैं। मसलक किसी दीन मज़हब के अंदर किसी तरीके का नाम होता है। मसलन फ़िक्की मसालिक जैसे कि शाफ़ी, हनफी वगैरह। आई समझ? तुम्हारा फ़हम अच्छा है मोहम्मल, फरिश्ते ने समझाया था इस दिन। इसने ज़रा सी गर्दन मोड़ी। फरिश्ते इसी तरह इसी से बात कर रही थी। सारा भी इसकी निगाहों के ताक़ब में से देखने लगी। फरिश्ते की आइज़ मुझे बहुत पसंद है, मोहम्मल के लबों से फिसला। हाँ, बहुत मुशाबत हैं आइनू। वो बुरी तरह चौंकी। मुशाबहत? वो एकदम बहुत पुरजोश होकर इसकी तरफ मुड़ी। मुशाबत है ना सारा? मुझे हमेशा फरिश्ते की आंखें देखकर लगा कि किसी से मिलती हैं। तो तुम्हें नहीं पता? राबिया हैरान हुई। क्या? इनके कज़न से? कज़न कौन? छोड़ो, तुम बताओ किससे मिलती हैं? राबिया कुछ देर हैरत से इसे देखती रही, फिर हंस पड़ी। तुमसे मिलती हैं मोहम्मल, बिल्कुल तुम्हारे जैसी हैं। क्या तुम आईना नहीं देखती? मुझसे? मोहम्मल साकत सी रह गई। अपना चेहरा हर वक्त निगाहों के सामने नहीं रहता। शायद इसीलिए वो इतने अरसे में अंदाज़ा न कर सकी इस लड़की की किसी बात पर। फरिश्ते ज़रा सा मुस्कुराए। इसकी आंखें मुस्कुराते हुए किनारों से ज़रा सी छोटी हुई जाती, बिल्कुल इसके अपनी तरह। हूबहू वो पलक झपके बिना इसे देखी गई। वो मैड क्राउन से टेक लगाए
घुटनों पर किताब रखे सोच में गुम थी। भूरे बाल खुले शानों पर गिरे थे। मुसर्रत अंदाज अंदर दाखिल हुई तो वो इसी तरह खला में घूर रही थी। आहट पर चौंकी। अम्मा बात सुने। हाँ बोलो। मुसर्रत अलमारी खोलकर कुछ तलाश कर रही थी। आप मामू लोगों से फिर कभी नहीं मिली? नहीं। इनके हाथ लम्हे भर को रुके, फिर दोबारा कपड़े अलट पलट करने लगी। मामू की एक ही बेटी है ना? हाँ शायद। इसका क्या नाम है? पता नहीं, वो मेरी शादी के बाद हुई थी। वो मतलूबा कपड़ा निकाल कर खुले दरवाजे से बाहर चली गई। और ये तो वो जानती थी कि अम्मा शादी के बाद मामू से कभी नहीं मिली थी और ना ही वो खुद मिली थी। इसने तो इनको देखा था नहीं था। अम्मा और अब्बा की पसंद की शादी थी और अम्मा के ख़ानदान वालों ने फिर कभी कोई राब्ता ना रखा था। आज फरिश्ते की आंखें देखकर इसे यूं नहीं कुछ लगा था कि शायद, मगर खैर हमने फैसला कर दिया है। बाहर ताई की जोर से बोलने की आवाज़ पे यकदम इसका दिल धड़का। वो किताब बंद किए लहाफ उतार कर तेजी से नंगे पांव बाहर आई। इसने दरवाज़ा खोल कर देखा। आगा जान और ताई मेहताब बड़े सोफे पर रौनक अंदाज में बैठे थे और मुसर्रत इनके सामने जैसे बेबसी से खड़ी थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर मुसर्रत ने इसे देखा। बेबसी आंखों में आंसू। अपनी बेटी को भी बता देना। ताई ने एक तनाफुर भरी निगाह इस पर डाली। हम इसको बहू बना रहे हैं। हमारा एहसान सारी ज़िंदगी भी तुम दोनों चाहो तो नहीं उतार सकती। वो जहाँ थी वहीं खड़ी रहेगी। तो क्या फवाद वाकई जेल से बाहर आ जाएगा? मगर भाभी, मुसर्रत की आंसुओं में डूबी आवाज़ आई। मोहम्मल कभी नहीं मानेगी वसीम के लिए। वसीम। वो झटके से 2 कदम पीछे हटी। और चंद दिनों पुरानी ही तो बात है जब फरीदा पुप्पो ने घर आकर खूब मज़े लेकर वसीम की आंखों देखे किस्से सुनाए थे। फरीदा पुप्पो मोहम्मल के अब्बा की कज़न थी और हर खबर पूरे ख़ानदान में सबसे पहले इनके पास पहुंचती थी। घर में तो चलो ताई ने इन्हें चुप करा दिया था, मगर हफ्ते बाद एक शादी की तकरीब में उन्होंने वही किस्से फिर से छेड़ दिए। अभी फवाद की गिरफ्तारी के चर्चे पुराने नहीं हुए थे कि ख़ानदान वालों के हाथ एक और शोशा लग गया। पूरी तकरीब गोया अखाड़ा बन गई। ताई मेहताब इन औरतों को जितना लान तन कर सकती थी किया, मगर वो अकेली थी और मुकाबला पूरा जिद था। मानी खेज निगाहें और तंजिया अंदाज। बुरा ना मानना मेहताब भाभी, मगर वसीम को मेरे समी ने ही नशे की हालत में रात को 2 बजे सड़क से उठाकर तुम्हारे घर पहुंचाया था। हाँ तो समी खुद इस वक्त वहाँ क्या कर रहा था? ताई हाथ निचाते हुए गुस्से से बेकाबू होकर बोली। वसीम की बात बचपन से आगा जान के चाचाजाद आगा सिकंदर की बेटी से तय थी। कुछ अरसा से आगा सिकंदर की फैमिली खिंची सी रहने लगी थी और जब ये बातें सामने आई तो उन्होंने फ़ोन पर ही 2 टोक रिश्ता ख़त्म कर दिया। गुजरे बरसों की एक नादानी थी वो। मेहताब भाभी, भला कैसे हम अपनी बेटी को इस लड़के से ब्याह दें जिसे पूरे ख़ानदान में कोई रिश्ता देने को तैयार नहीं? और मैं भी आपको ख़ानदान की सबसे खूबसूरत लड़की वसीम की दुल्हन बना के दिखाऊंगी। ताई ने भी खोलते हुए फ़ोन पटका था। मोहम्मल को काबू करना, इसकी जायदाद पर कब्जा करने और वसीम की शादी करके ख़ानदान में गर्दन ऊंची करने का बेहतरीन हल ताई मेहताब को मिल ही गया था। उन्होंने एक तीर से 3 शिकार किए थे। वो सर झुकाए तेज तेज सड़क के किनारे चलती जा रही थी। आंखों से आंसू टप टप गिर रहे थे। लंबे लंबे भूरे बाल शानों पर फैलकर कमर पर गिर रहे थे। कहाँ किधर, इसे कुछ पता ना था। जिंदगी इसके साथ यूं भी कर सकती है, इसने सोचा भी ना था। एक तंग फंदा था जो इसे अपनी गर्दन के गिर्द खसता हुआ महसूस हो रहा था। उदास दरख्तों की घनी बहार आज भी वैसे ही खड़ी थी। शाम के परिंदे शाखों पे लौट आए थे और रास्ता जाना पहचाना था। वो तेज तेज कदम उठा रही थी जब इसकी समातों ने वो आवाज़ सुनी, मोहम्मल रुको। मगर वो नहीं रुकी। इसे रुकना नहीं था, वो रुकने वाला रास्ता था ही नहीं। मोहम्मल। वो तेज़ दौड़ता इसके साथ आ मिला। बात तो सुनो। फूली सांसों से इसके बाएं जानिब इसके रफ्तार से बमुश्किल मिल पाता वो हुमायूं था। ट्रैक सूट में मलबूस वो शायद जॉगिंग से आया था। क्या हुआ मोहम्मल, मुझे भी नहीं बताओगे? इसके कदम थमे। वो आहिस्ता से इसने गर्दन उठाई। भीगी सुनहरी आंखों से मुसलसल आंसू गिर रहे थे। मेरा और आपका क्या रिश्ता है जो मैं आपको बताऊं? क्या इंसानियत का रिश्ता कुछ नहीं होता? कुछ नहीं होता। वो तेजी से चलने लगी। मगर हुआ क्या है? मेरी ताई ने मेरा रिश्ता अपने आवारा बेटे से तय कर दिया है। तो तुम रो क्यों रही हो? फिर क्या खुशी मनाऊं? वो पूरी इसी की तरफ घूमी। गुस्सा बहुत शिद्दत से उबला था। यही शख्स था इसके हर मुश्किल का जिम्मेदार। ठीक है, तुम साफ इनकार कर दो, कुछ और कर लो, लेकिन अगर यूं ही अपने आप पर जुल्म सहती
सहती रोती रहोगी तो घुट घुट कर मर जाओगी। इसने भीगी आंखों से हुमायूं का चेहरा देखा, मगरूर मगर फिक्रमंद चेहरा। मैं मरूं या जीऊं, आपको क्या फर्क पड़ता है? इसके अंदाज पे वो चंद लम्हे लब भींचे खामोश खड़ा रहा, फिर गहरी सांस अंदर को खींची। हाँ, मुझे नहीं फर्क पड़ता, और वापस पलट गया। हाँ, मोहम्मद ने इस्तहजिया सर झटका। आप वो ही है ना, बीच राह में छोड़ने वाले? वो जैसे चौंक कर पलटा। इसी पल हवा का एक तेज झोंका आया था। इसके भीगे चेहरे, अतराफ में गिरने वाले बाल पीछे को उड़ने लगे थे। और आपको पता है हुमायूं, इसलिए आपसे कभी मैंने उम्मीद ही नहीं लगाई थी। फिर क्या मैंने रोऊं? क्या मैं ना रोऊं? वो कहकर वापस पलट गई। हवा भी पलट गई, शाम के परिंदे भी पलट गए। वो साकत सा तारकोल की वीरान सड़क पर खड़ा रह गया। दरख्तों की बाढ़ अब भी उदासी से सर झुकाए खड़ी थी। इसने स्टाफ रूम के दरवाजे पे हल्की सी दस्तक दी थी। चल लम्हे मुंतजर से खड़ी रही, फिर जवाब ना पाकर अंदर झांका। स्टाफ रूम खाली था। वो किताबें सीने से लगाए मुतसब्बिल सी वापस पलट गई। इसी पल सामने से एक ग्रुप इंचार्ज आती दिखाई दी। अस्सलाम वालेकुम बाजी। मैम, फरिश्ते कहाँ हैं? फरिश्ते बाजी हॉस्टल में लाइब्रेरी में होंगी। इनको कोई काम था आज, इसलिए इन्हें नहीं आ सकी। अच्छा। वो तेज़ी से सीढ़ियाँ फलांगने लगी। लाइब्रेरी का ग्लास डोर खुला था। इसने कदरे झिझकते हुए अंदर कदम रखा। किताबों के ऊंचे रैक्स और दीवार गैर फ्रेंच वॉर्न दीवार गियर फ्रेंच विंडोज़, लाइब्रेरी का मखसूस खामोश माहौल। फरिश्ते, इसने हौले से पुकारा। खामोश लाइब्रेरी का तकद्दुस जख्मी हुआ तो वो गड़बड़ा कर चुप हो गई। इधर लाइब्रेरियन किसी कोने से निकल आई और एक तरफ इशारा किया। वो शर्मिंदा सी इधर लपकी। चंद रैक से गुजर कर इसने दूसरी तरफ झांका। वो किताब उठाई, खिड़की से बाहर देख रही थी। हल्की गुलाबी शलवार कमीज पर गिरे दुपट्टे शानों के गिर्द लिपटे। फरिश्ते की इसकी तरफ पुश्त थी। महमल को इसके कमरे पर गिरते सीधे भूरे बाल दिखाई दिए थे। वो जरा सी हैरान हुई थी। इसने हमेशा हिजाब में मलबूस फरिश्ते को देखा था। सर ढके बगैर तो वो कतन मुख्तलिफ लग रही थी। फरिश्ते, वो जैसे चूक कर मुड़ी। इसे देखा तो मुस्कुरा दी। अरे माशाल्लाह, आज तो लोग लाइब्रेरी आए हैं, मगर सिर्फ आपसे मिलने। बैठो। वो खिड़की से लगी कुर्सी पर आ बैठी, जिसके सामने मेज़ थी। मेज़ के इस तरफ एक खाली कुर्सी रखी थी। वो मोहम्मद ने संभाल रखी थी। मेज़ के इस तरफ एक खाली कुर्सी रखी थी। वो मोहम्मद ने संभाल रखी थी। वो किताबें मेज़ पर रख दी। मुझे हुमायूं ने कुछ बताया था, वो कहने लगी तो मोहम्मद खामोश इसे देखे गई। लंबे सीधे भूरे बाल जो इसने कानों के पीछे कर रखे थे, धमकती रंगत वाला चेहरा और कांच सी सुनहरी आंखें। इसके नक्श मुख्तलिफ थे, मगर आंखें और बाल यूं थामे जैसे आईना देख रही थी। तो तुम्हारा रिश्ता उन्होंने अपने बेटे के साथ तय कर दिया है? मोहम्मद ने इस बात में सर हिलाया। तो तुम इनकार कर दो। किसके लिए इनकार करूं? इसके लिए जो बीच राह में छोड़ जाता है। वो कहना चाहती थी मगर कह न सकी। ये तो अभी इसने अपने दिल से भी नहीं कहा था। रिश्ते से कैसे कहती? मैं क्यों इनकार करूं? क्या मैं सब्र करके जिद ना लूं? मोहम्मद, मजलूमियत और सब्र में फ़र्क होता है। फ़र्क एहतजाज करने का हक रखने का होता है। बजाय अपनी ज़िंदगी ख़राब करने के तुम एक बेहतर रास्ता चुन लो। साफ साफ इनकार कर दो। मुझे इनके रिएक्शन से डर लगता है। इस पर तो सब्र कर लेना। वो हल्की सी मुस्कुराई। रिश्तेदारों साथ बहुत सब्र से गुजारना करना पड़ता है। लड़की, आप करती हैं सब्र? क्या मतलब? आपके रिश्तेदार हैं, फरिश्ते आपके पेरेंट्स और हुमायूं के पेरेंट्स। इसने सवा का दौरा छोड़ दिया। जानती थी फरिश्ते को अधूरे सवाल पढ़ने आते हैं। मेरी अम्मी की एक ही बहन थी, हुमायूं इनका बेटा है। इनकी डेथ के बाद अम्मी ने हुमायूं को गोद ले लिया था। बहुत पुरानी बात है। 1.5 साल पहले मेरी अम्मी की
डेथ हो गई। फिर मैंने और हुमायूं ने फैसला किया कि घर में हुमायूं रहे और मैं हॉस्टल में रहूं। और आपके अब्बू, मैं मैट्रिक में थी जब इनकी डेथ हो गई। आपके अब्बू की कोई बहन तो होगी? इसने अंधेरे में तीर उछलाया। हाँ, एक बहन है। फरिश्ते खिड़की से बाहर देख रही थी। किधर रहती हैं? यहीं इसी शहर में। और आपस में मिलती हैं? नहीं, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वो लोग मुझसे नहीं मिलते। और आप? मैं कोशिश तो करती हूँ हर ईद पर इनके घर आऊं, लेकिन वो मेरे ऊपर दरवाजे बंद कर देते हैं। फिर वो बिना पलक झपके इसको देखती आगे हुई। फिर मैं केक और फूल देकर वापस आ जाती हूँ। मेरी इतनी इस्तात है, आगे क्या कर सकती हूँ। वो सादगी से मुस्कुराई। केक और फूल? ईद पर बहुत सी जगहों से मिठाई और केक फूल वगैरह आते थे, क्या वो भी बेचती थी? आपकी पुप्पो के कितने बच्चे हैं? एक ही बेटी है। और इसे पता था फरिश्ते झूठ नहीं बोलती। इसका तजस्सुस था कि बढ़ता ही जा रहा था। क्या उम्र होगी इसकी? मुझसे तो चंद साल छोटी ही है। नाम क्या है? ये ज़रूरी तो नहीं मोमल। फरिश्ते ज़रा सी मुतज़र्रन हुई थी। हो सकता है मैं आपकी फैमिलीज को लाने में मदद कर सकूं। नहीं, फरिश्ते ने गौर से देखते नफ़ी में सर हिलाया। तुम मेरी फूफो की बेटी को नहीं जानती। फिर भी क्या हम टॉपिक चेंज कर सकते हैं? इसके ठोस असली और कतई अंदाज में वो गहरी सांस लेकर रह गई। ये खिड़कियां बहुत खूबसूरत हैं, वो कहकर पुरसोच अंदाज में खिड़की के बाहर उतरती सुबह को देखने लगी। रात खाने के बाद इसने सबके कमरों में चले जाने के इंतज़ार किया, यहाँ तक कि लाउंज में टीवी के सामने जमी बैठी लड़कियां भी उठ उठ के जाने लगी और लाउंज खाली रह गया। तो वो दबे कदमों बाहर निकली। आज इसे आगा जान को साफ इनकार करना था। लाउंज अंधेरे में डूबा था। आगा जान के बेडरूम के दरवाजे से रोशनी की लकीर आ रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती दरवाजे तक आई। करीब था कि दस्तक देती अंदर से आती आवाज़ों ने इसका हाथ रोक लिया। कौन? फरिश्ते। ताई का हैरान कुन लहजा। फिर वही पुरानी बात करने का। मोहम्मल की जायदाद में इसका भी हिस्सा निकालें। मोहम्मल को लगा पूरी छत इस पर आन गिरी है। हाँ, आज वो ऑफिस आई थी और ये भी कह रही थी कि अगर हमने वसीम से मोहम्मल का रिश्ता करने की कोशिश की तो ताया जान कुछ कह रहे थे। चंद दिन पहले की पढ़ी हदीस इसके कानों में गूंज रही थी, जिसका फहम कुछ इस तरह था कि अगर कोई तुम्हारे घर में झांके और तुम पत्थर मारकर इसकी आंखें फोड़ दो तो तुम पर कोई गुनाह नहीं। नहीं, वो घबरा उठी। इसे नहीं देखना चाहिए था। वो गलत क्या कर रही थी? वो किसी के प्राइवेसी में झांक रही थी। अगले ही लम्हे वो वापस कमरे की तरफ भागी तो दरवाजे की कुंडी लगाकर वो फूली सांसों को काबू करते बेड पर गिर सी गई और दोनों हाथों से थाम लिया। मोहम्मल की जायदाद में फरिश्ते का हिस्सा। गो के इसे शक था फरिश्ते का इससे ताल्लुक ज़रूर है, शायद बल्कि यकीनन वो इसके इन्हीं ननियाली रिश्तेदारों में से है जो इनसे कतई ताल्लुक किए हुए हैं। लेकिन फिर भी ताई के मुंह से इसका नाम सुनकर इसे बहुत बड़ा झटका लगा था। इससे भी बड़ा झटका फरिश्ते का मुतालबा जानकर। क्या फरिश्ते ने यह मुतालबा किया है कि मोहम्मल के हिस्से में से इसे भी कुछ दिया जाए? मगर क्यों? फरिश्ते ऐसा क्यों करेगी? इसकी निगाहों में एक सरापा लहराया। स्याह अबाया में मलबूस ग्रे स्केप में मुलायम चेहरे को मकीद की सुनहरी आंखें झुकाए, दोनों हाथों में छोटा कुरान पकड़े, बाल पॉइंट से सफ़े पर कुछ मार्क करती फरिश्ते। वो कौन थी? इसका पूरा नाम क्या था? वो हुमायूं से ज़्यादा मिलती थी, मगर मोहम्मल के मुतल्लिक हर खबर इसके पास होती थी। और वो क्यों आगा जान से मिलती थी? बहुत सी उलझनों की सिरे वो सुलझा ना पा रही थी, लेकिन एक बात तय थी, फरिश्ते का अतमत भरा वो तसव्वुर जो इसने जहन में बना रखा था गिरकर पाश पाश हो गया था, पता नहीं क्यों। नावल का ये एपिसोड अगर आप लोगों को पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।